हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे और डेली एक सेट का भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे बिहार एसएससी के रिलेटेड डेली एक वीडियो डाला जा रहा है और हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जा रहा है। तो आप लोग फैक्ट का भी ध्यान दीजिए और हमारे चैनल पे ये हम लोग प्लेटफॉर्म के बुक से टेट सीरीज का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग वॉल्यूम 2 का डिस्कशन कर रहे हैं। कौन सा ये वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 2 का ये टेट सीरीज 8 का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग टोटल जो था, जितना वॉल्यूम 1 में क्वेश्चन था, वॉल्यूम 1 का हम लोग टोटल 24 टेट सीरीज का डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो नहीं देखे हैं जाके देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और इससे पहले भी हमारे चैनल पे इससे पुराने वाले बुक से भी वीडियो डाला गया, उसको भी जाके देखिए। ट्यूटोरिया के बुक से डाला गया, उसको भी देखिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और जो ये आरआरबी का जो निकला है एलपी के एग्जाम के लिए, इसका भी आप लोग कमेंट करिए कि कौन से बुक से इसका प्रैक्टिस करना चाहते हैं। उसी बुक से आपको क्या कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। और आप लोग एलपी के लिए ज़्यादा चिंता होने की कोई बात नहीं है, इसमें सीट जरूर बढ़ेगा। इसलिए जो आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप लोग मन से स्टडी करिए, चिंता करने की कोई बात नहीं है। इसमें सीट 1000% चांस है कि सीट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोग देखे हैं बीच में कई टीचर के द्वारा मीटिंग हुआ था, उसमें भी बताया गया था कि सीट बढ़ेगा। तो चलिए आज हम लोग बिहार एसएससी के टेट सीरीज 8 का डिस्कशन करते हैं। ये वॉल्यूम 2 से करते हैं, प्लेटफॉर्म का बुक है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है। तो कौन सी राज्य की सीमाएं जुटी हुई है। हाँ, सिक्किम की सीमाएं जुटी हुई है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मिजोरम की जो सीमा है ये किससे किससे जुटी हुई है। तो मिजोरम की जो सीमा है ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जुटी हुई है। किसके साथ जुटी हुई है, तो बांग्लादेश के साथ जुटी हुई है। अच्छा, और ये मिजोरम की जो सीमाएं हैं, भारतीय राज्य कौन कौन से जुटे हुए हैं, तो इसे मणिपुर, असम, त्रिपुरा से जुटे हुए हैं। और अरुणाचल प्रदेश किससे किससे सीमा बनाता है, तो अरुणाचल प्रदेश है ये भूटान से बनाता है अपना सीमा, और किससे बनाता है, चीन से बनाता है और म्यांमार से बनाता है। अच्छा, भारतीय राज्य किससे किससे सीमा बनाता है, तो असम और नागालैंड से बनाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व बिल्ट शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन बने। तो प्रथम भारतीय कौन बने थे, तो कुनोरू हम्पी, ऑप्शन नंबर सी। कुनोरू जो हम्पी हैं, ये शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी है। और वर्तमान में अभिमन्यु मिश्रा जो है शतरंज के सबसे कम उम्र के क्या हैं, अभिमन्यु मिश्रा जो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में बिहार से संबंध रखने वाले रवि सिन्हा किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो रवि सिन्हा को किस विभाग के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो राव का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, राव का जो तात्पर्य है क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। अच्छा, आईएनए का जो प्रमुख है इनका नाम क्या है, तो आईएनए का जो प्रमुख है इनका नाम है दिनकर गुप्ता। इनका नाम क्या है, तो दिनकर गुप्ता। अच्छा, सीबीआई के जो प्रमुख हैं इनका नाम क्या है, तो सीबीआई का प्रमुख का नाम है परवीन सूद। अच्छा, आईबी के प्रमुख का नाम क्या है, तो आईबी के प्रमुख का नाम है तपन कुमार टेढ़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से किस भारतीय राज्य की क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो कौन से भारतीय राज्य की क्षेत्रफल जो है वो न्यूनतम है, तो ये उत्तर प्रदेश के। अच्छे, कौन इसमें बताइए आप लोग कि घटते हुए क्रम में सबसे पहला किसका है, तो सबसे पहला स्थान पे आता है राजस्थान। इसके बाद कौन सा आता है, मध्य प्रदेश 2 नंबर पे। फिर कौन सा आता है, तो महाराष्ट्र आता है 3 नंबर पे। और उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पे आता है, तो चौथा नंबर पे आता है। तो सबसे न्यूनतम कौन सा होगा, तो उत्तर प्रदेश होगा। अच्छा, भारत का जो सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल में वो कौन सा है, तो गोवा है। अच्छा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य अगर पूछे तो कौन सा है, तो सिक्किम है। कौन सा है, तो सिक्किम है।
अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2023 में इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रतिवर्ष कितना तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। अच्छा, हिंदी दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? जो चबहार बंदरगाह है ये ईरान में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ग्वादार बंदरगाह है ये कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। हवनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। जिहाद बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है। विक्टोरिया बंदरगाह कहाँ स्थित है? हांगकांग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से बिस्मेट का सदस्य नहीं है? ये कितने बार ये क्वेश्चन में आ चुका होगा। बिस्मेट का सदस्य कौन है, कौन नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है। अच्छा, बिस्मेट का सदस्य है कौन कौन सा? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अच्छा, बिस्मेट का जो है ये पूरा नाम, पूरा फुल फॉर्म इसका क्या होता है? तो बिस्मेट का फुल फॉर्म होता है वी ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। अच्छा, इसका गठन कब हुआ था? तो इसके गठन के समय इसमें कितना सदस्य थे? तो इसके गठन के समय इसमें केवल 4 सदस्य थे। कौन कौन से थे? तो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य के लहून झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अक्टूबर 2023 के प्रथम सप्ताह में भयंकर बाढ़ आ गया था? तो किस में आया था? तो सिक्किम में आया था, ऑप्शन नंबर सी। तो सिक्किम जो है, सिक्किम जो स्थित है तीस्ता, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का सर्टन 60 मीटर क्या है ऊंचा बांध बांधा गया था। इस पे कितना मीटर ऊंचा बांध बना गया था? तो 60 मीटर ऊंचा बांध बना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भरतेंदु हरिचंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो भरतेंदु हरिचंद्र जो पुरस्कार है ये हिंदी में जन संचालन माध्यमों की पुस्तकों के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, यह पुरस्कार का जो प्रकाशन यह पुरस्कार जो है ये प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1900 इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित प्रथम व्यक्ति यू थांड है, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, यू थांड जो है ये म्यांमार के हैं और ये संयुक्त राष्ट्र के पहले एशियाई महासचिव थे। और इस पुरस्कार की स्थापना, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 में हुआ था। और यह पुरस्कार जो है दुनिया भर के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय समझ, सद्भावना और मैत्री को बढ़ावा देने के लिए और उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्लम डॉग मिलियनियर फिल्म पुस्तक एक्सिएशन एंड आंसर पर आधारित है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विकास स्वरूप, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, और ये जो फिल्म है इसकी पृष्ठभूमि है मुंबई के झोपड़पट्टियों वाले लोगों की है। और भारत फिल्म प्रमाणन बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1952 में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में डैश आयोजित किया जाता है। तो पंजाब में क्या आयोजित किया जाता है? तो माघी मेला, ऑप्शन नंबर सी। माघी मेला का आयोजन किया जाता है। 1705 में
खिदराना की लड़ाई में मुगलों से लड़ते हुए 40 सिख योद्धा क्या हुए थे, मारे गए थे। और जो माघी है ये अक्सर गुरु गोविंद सिंह जी के लिए लड़ाई और लड़ने वाली 40 सिखों के बलिदान की याद में मनाया जाता है। माघी की पूर्व संध्या पर लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। जो अभी लोहड़ी त्योहार हाल ही में मचा था, ये पूर्व संध्या पर मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, तो लोहड़ी त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के किस राज्य में 2 अक्टूबर 2023 को जातीय सर्वेक्षण आंकड़े जारी किए गए तथा इस प्रकार के सर्वेक्षण जारी करने वाला पहला राज्य बना? तो कौन सा राज्य था, तो बिहार था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बिहार में जातीय जनगणना कब आरंभ हुआ था? तो जो जातीय जनगणना है ये 7 जनवरी 2023 को आरंभ हुआ था। अच्छा, और इसकी रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसको रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 2 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अक्टूबर 2023 की जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट में शीर्ष स्थान किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ है? तो किस उद्योगपति को प्राप्त हुआ? तो मुकेश अंबानी को हुआ, ऑप्शन नंबर ए। मुकेश अंबानी जो है ये क्या है, रिलायंस ग्रुप के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस भाषा की फिल्म 2018 एरविन इज ए हीरो को 10वें ऑस्कर या एकेडमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म कैटेगरी में सम्मिलित होने के लिए भारत की ओर से आधिकारिक रूप से चुना गया है? तो किसे चुना गया है, किस फिल्म की, ये किसकी भाषा है? तो ये मलयालम है, ऑप्शन नंबर ए। मलयालम भाषा की ये फिल्म है। अच्छा, 2018 में एरविन इज ए हीरो की निर्देशक जूडी एथियन जोसेफ है। और ये फिल्म जो है ये किससे संबंधित है? तो ये केरल में जो बाढ़ आया था उससे संबंधित है। कहाँ से? तो केरल में जो बाढ़ आया था उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 60 नंबर क्वेश्चन है, जो ये मैथ का क्वेश्चन है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो किस वर्ष पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी 1904 में पारित हुआ था। अच्छा, लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था ये कब से कब तक था? तो इसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक था। और कर्जन ने प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट 1904 में पारित किया था। और कर्जन के काल में पुलिस सुधार हेतु 1902 में फ्रेजर आयोग आया था। फ्रेजर आयोग कब आया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेजर आयोग कब आया था। तो फ्रेजर आयोग है जो ये 1902 में आया था। किसके काल में आया था? तो लॉर्ड कर्जन के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, श्री नारायण गुरु जो है ये 1888 में केरल के अरबीपुरम आंदोलन का प्रारंभ किया था। अच्छा, दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज की स्थापना पूछा जाता है किसके द्वारा किया गया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सेटलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? तो किस वर्ष किया था? तो 1917 में किया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सेटलर आयोग के जो अध्यक्ष थे ये किसके नेतृत्व में आया था? तो ये आया था डॉक्टर M.E. सेटलर के अध्यक्षता में। इसी के लिए इस आयोग का नाम क्या रखा गया? तो सेटलर आयोग रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। विश्व स्तर पर प्रति वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो कितना तारीख को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, 21 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस भी मनाया जाता है। और 12 अक्टूबर को वर्ल्ड
थायराइड दिवस मनाया जाता है। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया जाता है। 6 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व युद्ध अन्यास विश्व युद्ध नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम स्थल माना जाता है? तो पोलो खेल का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो मणिपुर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मणिपुर जो है ये पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है? तो मणिपुर की राजधानी से पहले भी आप लोगों को कई बार आ चुका होगा, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। इसीलिए आप लोग को बार बार बोलते हैं कि जो हर एक वीडियो के साथ कुछ फैक्ट बताया जा रहा है उसको भी आप लोग ध्यान रखिए। मिजोरम की स्थापना कब हुआ था? तो मणिपुर की स्थापना कब हुआ था? तो मणिपुर की स्थापना जो है 21 जनवरी 1972 को हुआ था। लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। रंगनाथन स्वामी मंदिर को गाली गोपुरम कहा जाता है। गाली गोपुरम का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बर्फ मंदिर। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यह जो है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रिमकेश्वर से निकलता है और ये जो है ना, ये गोपुरम का अर्थ क्या होता है? गोपुरम का अर्थ होता है मुख्य द्वार और गालीपुरम का अर्थ होता है पवन मंदिर। श्री रंगनाथन मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। ये जो रंगनाथन मंदिर है ये किसको समर्पित है? तो ये विष्णु को समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल संग्रह निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सबसे बड़ा जल संग्रह किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, यह महाराष्ट्र के कहाँ से निकलती है? तो ये महाराष्ट्र के जो है ये नासिक से निकलती है। नासिक के पास में त्रिमकेश्वर से निकलती है और ये दक्षिण मध्य भारत को पार दक्षिण पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। अच्छा, और ये गोदावरी भारत को गोदावरी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। पृथ्वी की ठोस परपटी में पाई जाने वाली धातुओं की प्रचुरता के संदर्भ में लौह धातु का कौन सा कथन है? तो इसमें कौन सा कथन है? तो ये दूसरा है। लौह धातु कौन सा स्थान पे है? तो दूसरा स्थान पे है। अच्छा, लौह अयस्क है, ये मिट्टी या अन्य चट्टानों के साथ पिंड रूप में मिलती है। अच्छा, भू परपटी पर वजन के अनुसार सबसे अधिक क्या है? ऑक्सीजन है। दूसरे स्थान पर सिलिकॉन है। तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम है। चौथे स्थान पर लोहा है। अच्छा, एल्युमिनियम जो है ये पृथ्वी की पट्टी पर पाए जाने वाला सबसे प्रचुर धातु है। सबसे प्रचुर धातु कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। और दूसरे स्थान पर कौन सा है? लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक प्रजनन दर किसकी है? तो बिहार की है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, बिहार की प्रजनन दर कितना है? तो 2.98 है। अच्छा, और जो राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण कार्यक्रम के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितना आ गया है? 2% रह गया है। किसके अनुसार बताया गया है? तो ये तो आंकड़ा है 2011 के अनुसार। अभी जो ये 2022 में आंकड़ा हुआ है इसके अनुसार भारत का प्रजनन कितना घट के रह गया है? तो 2% रह गया है। जबकि पहले कितना था? तो पहले भारत का था 2011 की जनगणना के अनुसार 2.2 था। अभी कितना आ गया है? तो ये 2% आ गया है। अच्छा, सर्वाधिक प्रजनन राज्य कौन कौन से? जो 3 थे, तो बिहार था, मेघालय थे और उत्तर प्रदेश था। ये 3 राज्य क्या थे जिसमें प्रजनन दर सर्वाधिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किसके रूप में संदर्भित किया जाता है? तो व्यापार संतुलन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, व्यापार संतुलन को व्यापार का अनुकूलन होना भी कहते हैं और जब व्यापार असंतुलित हो जाता है तो उसे व्यापार का प्रतिकूल भी कहते हैं। जब कोई देश आयात अधिक और निर्यात अपेक्षाकृत कम करता है तो व्यापार प्रतिकूल कहलाता है।
अच्छा, भारत में जो है वर्तमान में व्यापार का प्रतिकूल विशेष चीन देश के साथ पेट्रोलियम आयात आयात के संदर्भ में है। IMF व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में सहायता करती है। अच्छा, भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा अंश किसमें किसमें जाता है? तो पेट्रोलियम आयात पर खर्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है ये सासाराम में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, शेरशाह ये सासाराम कहाँ है? तो ये बिहार में है, बिहार में है। और शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो गई थी? तो 22 मई। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हो गई थी? तो 22 मई 1545 को हो गई थी। 22 मई 1545 की हो गई थी। और कनगिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर बताया था। शेरशाह सूरी ने रोहतासगढ़ का किला, दिल्ली का पुराना किला और शेरसुर नामक नगर बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे? तो पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किसने भाग लिए थे? तो रानी गाईडिलुंग, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, रानी जो गाईडिलुंग है ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सिकंदर जो आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, सिकंदरा जो क्या है? आगरा का उपनगरीय क्षेत्र है, डैश के मकबरे से जुड़ा हुआ है। तो किसके मकबरे से जुटा हुआ? तो ये अकबर के मकबरे से जुटा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं ही करवाया था, लेकिन इसका स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसका काम पूरा किसने करवाया था? तो जहांगीर ने इसका काम पूरा करवाया था। अकबर का जो मकबरा है हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और जैन वास्तु कला पर आधारित है। अकबर के मकबरे पर ऊपर कोई भी गुंबद नहीं है। ये बाबर का मकबरा जो है ये कहाँ है? तो काबुल अफगानिस्तान में है। और प्रारंभ में इसे कहाँ दफनाया गया था? तो प्रारंभ में बाबर को आगरा में दफनाया गया था। और फिर इसे कहाँ ले गया गया? फिर इसे काबुल ले गया गया। अच्छा, शेर शाह का जो मकबरा है जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा, जहांगीर का जो मकबरा है जहांगीर की पत्नी नूरजहां द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। तो इससे पहले भी ये कई बार सेट में आ चुका है। किससे कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छे, अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई में जो स्थित है भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। ऐसे सरोजिनी नायडू जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली कौन सी थी? तो ये पहली भारतीय महिला थी। और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने कब किया था? तो 1925 में किया था। कहाँ किया था? तो कानपुर में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। किस प्रकार की फसलें मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो कौन सी फसलें जो है मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाती है? तो दाल जो है ये मिट्टी की क्या करती है? उत्पादकता बढ़ाती है। अच्छा, दलहन फसलों की जड़ों में जो जैविक पदार्थ होते हैं जैसे कि राइजोबियम जीवाणु भी मौजूदगी से क्या होता है? मिट्टी में भौतिकी और रासायनिक गुणों से प्रभावी परिवर्तन होता है। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता एवं आवश्यक पोषक तत्वों की उपलब्धि की वृद्धि क्या कहलाती है? दलहन फसलों में होती है। धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। ये 46 नंबर क्वेश्चन है मैथ का। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। 61 पे क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? पहचान कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन का पहचान करना है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं कि ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है। तो ये सही है। अच्छा, ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय भरतपुर में स्थित है, ये भी सही है। और ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय इंदौर में स्थित है, ये भी सही है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुआ था? सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जो इंदौर में है इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था।
अच्छा, ये तोरिया और संशोधन जो अनुसंधान संस्था ये भरतपुर में है, इसकी स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना 1993 में हुआ था। और मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में है, और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन कौन सा है? तो राज्यसभा के बाहरी सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये सही है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, राज्यसभा में नामित 12 सदस्यों को कला, साहित्य, विज्ञान और राज्य और समाज सेवा से संबंधित विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों को चुना जाता है। अच्छा, राज्यसभा में अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित किया गया है? तो राज्यसभा में अधिकतम 250 सीटों का निर्धारण किया गया है। और जितने जो 225 सदस्य हैं ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, और 8 जो है ये संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो R.K. षणमुखम चेट्टी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, स्वतंत्र भारत का पहला जो अंतरिक्ष बजट है R.K. षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो 26 नवंबर 1900 कब किया था? तो ये किए थे 26 नवंबर 1947 को किए थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री किसको दिया गया था? तो लियाकत अली खान को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। सुगौल की संधि 1861 में ब्रिटिश और डैश के बीच हस्ताक्षर हुआ था। तो सुगौल की संधि किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये ब्रिटिश और गोरखा के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। और सुगौल की संधि कब हुई थी? तो मार्च 1861 में हुआ था। और सुगौल के संधि से भारत को कुमायूं, अल्मोड़ा, गढ़वाल, देहरादून, रानीखेत, नैनीताल तथा शिमले जैसे स्थान मिले, और सिक्किम को क्या किया गया? स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। म्यांमार की प्रमुख धर्म कौन सा है? तो म्यांमार की जो है प्रमुख धर्म है ये बौद्ध धर्म है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छे, थेरवाद जो है ये बौद्ध धर्म का म्यांमार का प्रमुख धर्म है। बौद्ध में पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग उपनिषद में मिलता है। अच्छा, बौद्ध की जो है सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गंधार्व शैली में हुआ है, लेकिन इनकी प्रथम मूर्ति का निर्माण किस शैली में हुआ था? तो मथुरा शैली में हुआ था। अगर सर्वाधिक पूछे तो गंधार शैली में, और प्रथम पूछे तो मथुरा शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो जाल्टी है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो अगर पोलैंड की अगर राजधानी पूछे, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वार्सा है। कहाँ है? तो पोलैंड की राजधानी जो है ये वार्सा है। अच्छा, और जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन है। जापान की मुद्रा क्या है? ये जापान की मुद्रा है येन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। सिंधु लिपि निम्नलिखित में से किस ओर लिखी जाती है? किस से किस ओर लिखी जाती है? तो जो सिंधु लिपि है ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। लेखन कला के उचित प्रमाण जो है प्रणाली विकास करने वाली पहली सभ्यता कौन सी थी? तो सुमारिया की सभ्यता थी। और मेसोपोटामिया की जो अभिलेखों में वर्णित मुलेहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। अच्छा, सिंधु सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। राम बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 1886 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जिसकी अध्यक्षता है LM सिंघनी के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69।
सही सम्मिलित कीजिए। तो सर्व शिक्षा अभियान है। सर्व शिक्षा अभियान कब स्टार्ट हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान है ये 2001 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, साक्षर भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो साक्षर भारत जो अभियान है ये 2001 में, सॉरी, साक्षर भारत अभियान है ये 2009 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन ब्लड बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी ऑपरेशन ब्लड बैंक कब शुरू किया गया था? तो इसकी शुरुआत 1987 में हुई थी। और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1988 में हुई थी। तो कौन सा हो जाएगा? 1 का 3, 2 का 4 हो दिया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो किसे सम्मिलित नहीं किया जाता? तो सामाजिक असमानता को सम्मिलित नहीं किया जाता है। अच्छा, मानव विकास सूचकांक में प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्यास्था एवं विद्यालय औसत आयु मापदंड के आधार पर जारी किया जाता है और यूएनडीपी द्वारा एचडीआई जारी किया जाता है। और एचडीआई किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो एचडीआई है ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में आरंभ हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुआ था? तो 1956 में हुआ था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। तो 1 का 1 और ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना को वर्ष 13 अप्रैल 1956 को प्रारंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में आरंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। अच्छा, 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 में आरंभ किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उत्पादकता को बढ़ाना और रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त करना। अच्छा, 8वीं अनुसूची योजना का आरंभ 1992 में किया गया और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मानवीय संसाधन का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, पिछड़े और विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो रोलिंग प्लान के लिए सुझाव जी मॉडलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी ये किसके मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड रोमल मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित था? तो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। अच्छा, रूलिंग प्लान के अंतर्गत अनवरत प्लान चलती रहती है। वर्ष 1978 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इनके नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इसे क्या किया था? स्वीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, राजनीति स्वतंत्रता राष्ट्र के लिए जीवनदायी होती है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है अरविंद घोष ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी। पहले स्वयं ने यह बदलाव लाया जाए जो आप दूसरे में देखना चाहते हैं, कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अपने को संकट में डालकर कार्य संपन्न करने वाला विजयी होता है, कायरों को नहीं। यह कथन किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? तो असम राज्य से कौन से लोक नृत्य का संबंध नहीं है? तो काठी का संबंध नहीं है। काठी का संबंध किससे है? तो काठी का संबंध जो है ये मध्य प्रदेश से है। छऊ, सरहुल, कर्मा, विदेशिया ये झारखंड का लोक नृत्य है। कोलंबिया राजस्थान का लोक नृत्य है। कोलावेलिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है। तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया, जिसने प्लांट विवर्तनी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया? तो किसने किया था? तो ये
हैरी हैडन हेंस ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। सर्वप्रथम हैरी हेमंस हेस ने 1860 में प्लेट के जो विवर्तनी के संदर्भ में विभिन्न परमाणुओं के आधार पर यह स्पष्ट किया था कि महाद्वीप और जो महासागर हैं ये विभिन्न प्लेटों के ऊपर टिके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 74 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे ये 74 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ही आप लोग का जो पहले वाला क्वेश्चन कराए थे ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। अवध राज को किसने ब्रिटिश राज में विलय किया था? तो अवध राज को ब्रिटिश राज में विलय किसके द्वारा किया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, अवध राज को कुशासन का आरोप लगा के भारत राज्य में क्या किया, अंग्रेजी राज में इसे विलय किया गया था। और इसे कब विलय किया गया था? तो 1856 ईस्वी में इसे अंग्रेजी राज में विलय किया गया था। अच्छा, अवध राज को दुधारू गाय की संज्ञा दी जाती है। 1848 को अवध का जो रेजिडेंट कर्नल सेलिमिन को बनाया गया था, जिसने भी कुशासन का क्या लगाया था, इस पर आरोप लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है ये जनेवा में स्थित है। वर्ष 1919 में जो वर्साई की संधि के द्वारा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक एजेंसी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी। और 1946 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है ये संयुक्त राष्ट्र से संबंधित पहली विशिष्ट एजेंसी बना था। विश्व खाद्य संगठन की स्थापना कहाँ हुआ है? तो विश्व खाद्य संगठन की स्थापना रोम में हुआ है, FAO। अच्छा, यूनेस्को का मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है, यूनेस्को का जो मुख्यालय है ये कहाँ स्थित है? तो ये पेरिस में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। बुशवेल्ड धारा उस बुशवेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। तो बुशवेल्ड जो घास स्थल है कहाँ पाए जाते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, पार्कलैंड जो है ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया का घास मैदान है। कैटनबरी है ये न्यूजीलैंड का घास मैदान है। पटाना है ये श्रीलंका का घास मैदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। लेबर कप संबंधित है। तो लेबर कप किससे संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी में लॉन टेनिस का जन्म हुआ था। अच्छा, फ्रेंच ओपन जो टेनिस है ये मिट्टी के आंग या माने क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। US ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों में से किस में ट्रांजिस्टर की तकनीकी का उपयोग सबसे पहली बार किया गया था? तो किसमें ट्रांजिस्टर के तकनीकी का प्रयोग सबसे पहले बार किया गया था? तो ये दूसरा बार किया। निम्नलिखित में से किसकी पीढ़ियों में ट्रांजिस्टर की उपयोग सबसे पहला बार किया गया था? तो द्वितीय पीढ़ी में किया गया था। अच्छा, प्रथम पीढ़ी में जो था निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी में था ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। तृतीय पीढ़ी में IC सर्किट का किया गया था। और तीसरी पीढ़ी में IC सर्किट का किया गया था। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। एक तत्व जो प्रकृति में नहीं मिलता है परंतु इसे कृत्रिम रूप में बनाया जा सकता है, कौन सा तत्व है? तो प्लूटोनियम है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, प्लूटोनियम यह क्या है? एक प्रमुख रेडियो सक्रिय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण
नीति का उद्देश्य नहीं है। तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का उद्देश्य क्या नहीं है, तो वर्ष 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को 2 गुना करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय जो विनिर्माण नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का प्रमुख उद्देश्य है 2022 तक जीडीपी के विनिर्माण क्षेत्रों की हिस्सेदारी कम से कम कितना % बढ़ाना, 25% तक बढ़ाना। ये तीनों क्या है, तो इसके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। उस प्रसिद्ध जीव विज्ञानी का नाम बताइए जिसने गौला पागोसो द्वीप का नाम जुटा हुआ है। तो गौला पागोसा द्वीप का नाम किससे जुटा हुआ था, चार्ल्स डार्विन से जुटा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। और ये गौला पागोस जो द्वीप है ये कहाँ स्थित है, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, तो ये इक्वाडोर में स्थित है। और ये जो द्वीप है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बिक रोग होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग कौन सा है, तो डिप्थीरिया है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, टिटनेस जो है ये किससे होता है, तो ये टिटनेस जो है ये क्लोस्ट्रीडियम टिटनेस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 102, एक विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम और 4 ओम तथा 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है। तो 4 ओम प्रतिरोध वाले के द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा तय होगी। तो पहले ये किस में जुटे हुए हैं, तो ये प्रतिरोध जो है ये श्रेणी क्रम में जुटे हुए हैं। तो इसका आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 2 ओम प्लस 4 ओम को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा 6 ओम। अच्छा, यहाँ पे ऊष्मा कितना तय किया गया है इसका निकालना है। तो इसके निकालने सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो V/R। तो यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है, कितने वोल्ट से जुटा हुआ है, तो ये 6 वोल्ट से जुटा हुआ है। और R यहाँ पे निकाल लिए हैं तो 6 ओम, तो कितना हो जाएगा, तो ये 1 एम्पियर आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। अब यहाँ से इसमें पूछा है कि कितना हीट होगा या कितना ऊष्मा ऊर्जा होगा। तो ऊष्मा ऊर्जा के फॉर्मूला क्या होता है, तो H = I² × T। तो I का मान यहाँ 1 है, R का मान 6 है और T का मान यहाँ पे कितना है, तो T का मान यहाँ पे 5 सेकेंड है। तो कितना हो जाएगा, तो ये किससे, तो 4 ओम के प्रतिरोध से पूछा है ना, तो ये 4 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 जूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्याओं को निम्नलिखित में से कौन सीमित करता है। तो इनको कौन सीमित करता है, तो उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा में कमी होना। कल भी सेट में आया था, हम जैसे जैसे एक पोषी से दूसरे पोषी की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसके कारण उच्चतर पोषी स्तरों पर ऊर्जा की कमी होना किसी आहार श्रृंखला में पोषी स्तरों की संख्या को सीमित कर देता है। और लिंडमान के नियम के अनुसार एक पोषी से दूसरे पोषी में जाने पर 10% ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104, भारत में वायु प्रदूषण और रोकथाम नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो ये कब लागू हुआ था, तो 1981 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इस अधिनियम में संशोधन कर 1987 में इसमें शोर प्रदूषण को भी शामिल किया गया था। अच्छा, वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो वन संरक्षण जो अधिनियम है 1986 में लाया गया था। और वन अधिनियम कब लाया गया था, तो वन अधिनियम है 1927 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है। तो ये किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है, तो टेटनस के लिए दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, टेटनस में तंत्रिका तंत्र
क्या तंत्रिका तंत्र अंग प्रभावित होता है, और टिटनस जो है ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। हम लोग डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामान्यतः कार्बन परमाणुओं के लिए सही है? तो कार्बन परमाणुओं के लिए कौन सी सही है? तो ये विद्युत के अल्पचालक होते हैं, ये सही है ऑप्शन नंबर 2। और ये क्या होते हैं? इनके अणुओं के मध्य परबल आकर्षण बल नहीं होता है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? तो चांदी होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, चांदी के 3 प्रमुख अयस्क हैं, रूबी सिल्वर, हर्न सिल्वर, अर्जेंटाइन और लघु कास्टिक। चांदी क्या है? तन और आघात वर्धनीय धातु है, इसीलिए इसे क्या है? तार या चादरों में आसानी से बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के लिए द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो कौन सा नहीं किया जाता है? तो ठोस अवस्था में विद्युत चलकता, ऑप्शन नंबर बी। ठोस अवस्था में विद्युत चलकता जो है आयनिक यौगिकों के द्वारा नहीं प्रदर्शित किया जाता है। आयनिक यौगिक जो है ये जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। यह कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124। पराबैंगनिक क्षति से पादपों की रक्षा करने वाले वर्ण है, तो कौन से वर्ण है? तो फाइकोसाइनिन है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, फाइकोसाइनिन है ये प्रकाश संचय बिलीप्रोटीन परिवार से एक वर्णक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, फाइकोसाइनिन है ये क्लोरोफिल के लिए एक गैर वर्णक है। कोलेटिनाइड क्या है? एक नारंगी लाल वर्णक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन इसमें से कौन सा है? तो प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम एक सरल नियम है, सही है। धारावाही चालक में विद्युत क्षेत्र की दिशा जानने के लिए दक्षिण हस्त की अंगूठी नियम का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। दृष्टि और परावर्ती धाराओं में यह अंतर है कि दृष्टि धारा सदैव एक दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि परावर्ती धारा एक दिशा में परिवर्तित के रूप में उत्कृष्ट होती है, ये भी सही है। भारत में परावर्ती धारा परिवर्ती धारा में प्रत्येक 1/100 सेकंड के पश्चात दिशा में परिवर्तन होता है, यही क्या है? गलत है। तो कौन सा इसमें क्वेश्चन गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से किसके द्वारा निश्चित रूप से किसी दूरस्थ ऊंचे भवनों की पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है? तो किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो केवल उत्तल दर्पण के द्वारा देखा जा सकता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? वस्तु का भाग सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, अतः किसी दूरस्थ वस्तु के भवनों की पूरी लंबाई देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है क्या होती है? तो इसकी फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज है ये हेनरी रदरफोर्ड ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो चैडविक के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में कौन सा मदद करता है? तो एलाइमेज करता है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, पौधों में ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एबिसिन अम्ल, एथिन आदि हार्मोन पाया जाता है। और एंजाइम क्या है? लाइपेज एक एंजाइम है जो वस्तुओं के हाइड्रोलिसिस में उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि पृथ्वी है ये पश्चिम से
पूरब की ओर घूमती है, और जो पूरब से पश्चिम, ये पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी घूमती है, और जितने जो ग्रह हैं ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमते हैं। वहाँ पे सूरज किधर निकलता है, तो पश्चिम की तरफ निकलता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री से झुका हुआ है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। वर्ष 2022 के लिए BCCI पुरस्कार के संबंध में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो सूची 1 में क्या है, तो ऋषभ पंत है, इसे वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, ये सही था। और जसप्रीत बुमराह है 2022 के लिए टेस्ट मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं। सूर्य कुमार यादव हैं 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं। तो इसमें सबसे सही का मिलान कौन सा होगा, तो सूर्य कुमार जो है 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट ये इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 का 1, बी का बी और ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 131। मोबाइल फोन बैटरी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुख्यतः उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा धातु उपयोग में लाया जाता है, तो लिथियम को लाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। लिथियम आयन जो बैटरी में एक पुनः चार्ज करने योग्य बैटरी होती है, और लिथियम आयन बैटरी में अनावेशित होते समय इनमें क्या होता है, लिथियम आयन इनके ऋणायन से धनायन की ओर प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इन्हें क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 133। प्रकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो इनका नीला रंग होता है प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जब प्रकाश जो है किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जिसमें धूल तथा अन्य प्रकाश के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में असमान रूप से प्रसारित हो जाती है, और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। अच्छा, तारे का जो टिमटिमाना है ये प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। व्यायाम विज्ञान का अध्ययन किस शाखा में होता है, तो ये व्यायाम विज्ञान का अध्ययन है ये कैलिस्थेनिक्स शाखा में होता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मलेरिया रोगी दवा क्यूनिन इनमें से किस पौधे से प्राप्त होती है, तो ये कैनून से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मलेरिया रोगी के लिए उपयोग में लाए जाने वाला जो क्यूनिन पौधों की छाल से निकाला जाता है। तो चलिए 75 क्वेश्चन का जो श्रृंखला है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और कमेंट जरूर करिए, और पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करिए कि आप लोग को बिहार जो ये RRB का कि कौन सा सेट बनाना है, उसका आप लोग कमेंट करिए, कौन से बुक से इसका प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।